हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज बच्चों यहां पर जितने भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड लेकर आया हूं। बोर्ड एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बच्चों मैंने आपको तरीका भी समझाया था कि यदि बच्चों उस चैप्टर का कुछ भी आपसे कहानी आता हो, तो यदि उस चैप्टर का कोई प्रश्न आ गया जिसे आप नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत उससे संबंधित आप लिख सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को देखें और तैयार करें। सुपर फास्ट चलेगा, बिल्कुल टाइम पास की बात नहीं है। आप एग्जाम के पहले दिन देख के जाते हो बच्चों, तो कहीं ना कहीं डेफिनेट रूप से आपका यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों में झांक रहे होंगे। मतलब कुछ ना कुछ उन्हें उम्मीद हो रही होगी जिससे वो झांकते होंगे। तो बच्चे चिड़ियों की पंखों की चंचलता देखने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मतलब किसी पेड़ पर कोई पक्षी देख लिया तो वो झांकेगा, अपने घर से झांकेगा। इसी प्रकार नीड़ से झांकना मतलब जो अंदर जो बच्चे हैं चिड़ियों के, उनकी पंखों की चंचलता, किस प्रकार से उनके पंखे थोड़ी बहुत हिलाते हैं जब बच्चे के रूप में रहते हैं। मतलब चिड़ियों के बच्चों की बात करें तो उनकी जो पंख हिलती है, तो उनकी चंचलता देखने के लिए नीड़ों से वो झांक रहे थे। कितना सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आप कर सकते हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बच्चों, यहां पर देखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। देखिए थोड़ा आपको अपने जीवन से रिलेट करना है कि समय रहते रहते धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जीवन में इतना व्यस्तता है कि आपको पता नहीं चला आप 18 वर्ष के हो गए। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप यदि 12th क्लास में हैं, और ऐसे हमारी बात करें तो हम 30 वर्ष के हो गए। दिन ऐसा, मतलब व्यस्तता के कारण हमें समय का पता नहीं चलता और हम अपने एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता चलती जा रही है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम जर्जर हो जाएंगे, मतलब वृद्ध अवस्था में चले जाएंगे और वो समय का प्रतीत नहीं होगा। इसी चीज को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से समझाया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को अपने समय बीतने का पता नहीं चलता। मतलब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट है कि अगले 3 साल, जैसे 12th के बाद आपका टारगेट रहेगा कि अगले 3 साल तक ग्रेजुएशन करना है, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर कंपटीशन की तैयारी करनी है, फिर लग जाएगा आपकी नौकरी, नौकरी करते करते शादी, फिर इस तरीके से पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बस आपको समय का पता नहीं चलेगा समय कैसे बीत गया, और अंत में ऐसी स्थिति आएगी कि लगेगा यार हम जीवन में किए ही क्या। इसी चीज को कवि ने अपने कविता में उकेरा है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है, मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए इतना आगे बढ़ता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। पथिक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आतुर होता है। पथिक मतलब जो रास्ते पर चल रहा होता है। आप मार्केट जा रहे हो तो आपको लगता है कितना जल्दी हम अपने मार्केट पे पहुंच जाए। जो जगह आप 1 घंटा रास्ता तय करने में समय लेते, लगता है कि 5 मिनट में ही पहुंच जाए। यदि मेला जा रहे हो और मेला से 5 किलोमीटर दूर हो तो लगता है कि मेला पास में होता है, जल्दी पहुंच जाते। तो ये कंडीशन है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो उसको समय का पता नहीं चलता। इस पंक्ति में आवृत्ति समय निरंतरता चलायमान प्रवृत्ति की होती है। समय किसी का भी प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। कविता में कबीर की दिन जल्दी जल्दी ढलता में कवि ने यह बताना चाहा है कि ये जो हमारा समय है बहुत ही कीमती है। यदि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अपने पथिक भी अपने लक्ष्य पर चलता है तो समय का पता नहीं चलता। ये समय चलायमान है, लेकिन इस समय को हमको परहेज करना है, समय के अनुसार चलना है, हमें समय का सदुपयोग करना है। ठीक इस कविता में कवि ने ऐसा बताया है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। आत्म परिचय कविता द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। वैसे आत्म परिचय कविता में कवि ने स्वयं की बात को मनमौजी तरीके से उकेरा है। मतलब चित्रण जो किया है, यानी जो अपनी कृति में पूरा मार्मिक वर्णन किया है, वो अपनी ही पहचान, अपने ही जीवन के बारे में, अपने ही संबंध में, है ना, अपनी अस्मिता, अपनी ही परिवेश, अपनी ही दुनिया को उकेरा है। बस यही तात्पर्य, कुछ भी नहीं है। आत्म परिचय कविता में कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स एवं परिवेश उसकी दुनिया है। वह व्यक्ति को स्वयं ही अपने पथ पर अग्रसर रहने और हंसी खुशी में जीवन यापन करने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा बताया गया है कि हमारे संसार में बहुत ज्यादा भार है, हम दुनिया का भार लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में मस्त हैं और स्वस्थ हैं।
ठीक है, मतलब अपने जीवन में ही हम अपने कर्तव्य को समझते हैं, अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। ये आत्म परिचय कवि हरिवंशराय बच्चन जी द्वारा कहा जाता है और यही चीज हर व्यक्ति के लिए बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अस्मिता और पहचान वो उसकी दुनिया ही है ना। व्यक्ति को अपने पथ पर अग्रसर रहकर खुशी हंसी जीवन जीना चाहिए और उसी के लिए जीवन यापन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने अपनी सांसों को दो तार क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार से तारों को स्पर्श करने से झंकृत होने लगते हैं, उसी तरीके से हृदय पर प्रभाव डालने वाले प्रसंग भी व्यक्ति के जीवन में असर डालते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से तारों को स्पर्श कर दे झंकृत हो गए, उसी प्रकार यदि कोई प्रसंग हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को असर डालता है। इसलिए कवि ने अपने सांसों को दो तार कहा है। ठीक, चलिए इनको आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, समझ के जाना है। ठीक, आगे देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता में कविता में कवि का क्या आशा है, इसका क्वेश्चन है। देखिए अभी मुख्य रूप से आप समझिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसका कवि का तात्पर्य है क्या कि मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, पथिक भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर बढ़ता रहता है, उसे समय का पता नहीं चलता कब वो अपने जीवन में इतने वर्ष का हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो है ना यौवन अवस्था में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको समय का पता नहीं चलता। तो इस गीत में प्रसिद्ध कवि हरिवंशराय बच्चन जी की कृति निशा निमंत्रण से उद्धत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशील के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कने हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश को प्रयत्न व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन भी हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता यानी तेजी से भर सकता है। इससे हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय गुजरने जाने एहसास में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ गुजरने की जज्बा भी लिए हुए है। मतलब इस कविता के माध्यम से, दिन जल्दी जल्दी ढलता के माध्यम से कवि ने सभी लोगों को जागृत करने की कोशिश की है, जिसमें ये बताया गया है कि अपने जीवन की निरंतरता यानी गतिशीलता यानी परिवर्तनशीलता के कारण इंसान को अपने समय का पता नहीं चलता और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। किसी भी विषय की बात करें, किसी भी है ना विषय पर वर्णन करें, उस सब के प्रति कवि ने यहाँ पर बताया है कि जीवन को अपने समय का आभास होना चाहिए और समय के अनुसार चलना चाहिए, जीवन में हंसी खुशी के साथ जीना चाहिए। यही इस कविता से सीख मिलता है। अब इसको आप अपने भाषा में लिखना है, बहुत इधर उधर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो उत्तर लिखा है इसी के आधार पर नहीं बच्चों, हम तो कहते हैं आप अपने भाषा में ही लिखेंगे। संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, बताइए। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वहन करता है, उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की नियति है, सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य के दुख से परेशान नहीं होना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती। अतः मनुष्य को संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन में उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए, निरंतर काम में लगे रहना चाहिए, कष्टों को भुलाया जा सकता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, पहले आप पढ़ो, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। संसार में कष्टों को सहते हुए भी सुखी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। अब मैं आपको आपके जीवन का एक उदाहरण देता हूं बच्चों, कि यदि आप खाना खा करके जाओ और कोई आपको बढ़िया से गुलाब जामुन दे दे, है ना, खट्टा मीठा कुछ पदार्थ दे दे, या कि कोई अच्छा पकवान ही दे, तो आपको स्वाद नहीं लगे, बोले क्या यार मजा नहीं आया। लेकिन वहीं पे आप दिन भर से भूखे हो और निमंत्रण खाने चले जाओ सुबह से कि खाना मिल जाएगा, और खाना ना मिले और फिर 4 बजे आपको पंगत में बैठा दें, मतलब लाइन में कि अब बैठ के खाओ, तो कैसे भी भोजन मिलेगा वही आपको स्वादिष्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी भूख थी, आपको उसकी आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में पहले दर्द था कि भैया जल्दी मिल जाए खाना, और जैसे मिला उसको प्यार और सम्मान से लिए, खाना भले ही स्वादिष्ट ना रहा हो लेकिन आपको वहां पे स्वादिष्ट लगेगा। अब इसी से पूरा अर्थ निकलता है कि मानव के जीवन में हर प्रकार की समस्याएं आती है। यदि वास्तविक रूप से यदि आप दुख से गुजर रहे हो और अचानक आपका घड़ी सुख में बदल जाए, आप अपने बचपन से ही ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो और अचानक आप पढ़ते पढ़ते आपकी नौकरी लग जाए, तो वास्तविक रूप से आपके दुख सुख का अनुभव होगा। लेकिन किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी पैसा है और 20,000 की उसको नौकरी मिल रहा है, तो बताओ उसको कहां से आनंद मिलेगा।
तो यही चीज कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में दुख आता रहता है और दुख के बाद सुख आता है, तभी उसका अच्छे तरीके से इंसान अनुभव कर सकता है, उसे अनुभूति मिलती है। यानी सकारात्मक दृष्टि से उल्लास तभी मिलता है जब उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको दुख हो। मानव का कष्ट का सामना, सुख दुख दोनों पहलू है और कष्टों का सामना करना मानव का कर्तव्य है। यदि कष्ट आप अनुभव नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप जो आनंद पाने वाले उसका भी अनुभव नहीं होगा। यही चीज इस कविता के माध्यम से बताया गया है। कवि ने बताया है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वहन करता है। उसके सामने कोई भी परेशानी आती है उसका निर्वहन करना जानता है। अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की नियति है। सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों के बिना सुखी की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती। सही है कि नहीं? मनुष्य को संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाकर अपने जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे जीवन में कैसे भी परिस्थिति आ जाए बच्चों, आपको हार नहीं मानना है। यदि गिरे हैं तो निश्चित ही एक दिन उठेंगे। यदि परिस्थिति आपके साथ बुरी चल रही है तो एक दिन अच्छी परिस्थिति भी आएगी। ये सुख दुख दोनों भाई है। मानव जीवन में ये नियत ही है कि सुख है तो एक दिन दुख होगा, दुखी आएगा उसके जीवन में। यदि आज दुखी है तो कहीं ना कहीं कल उसकी एक अच्छी घड़ी आएगी। ठीक यही चीज यहाँ पर बताया गया है। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे और अपने भाषा में लिख देंगे। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान होते हैं। कभी नहीं ऐसा क्यों कहा? क्या बढ़िया। आप देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि जो जितना आप जितने बड़े शहर में चले जाओ, जितनी सुख सुविधाएं वहां पे होंगी उतना ही आपको खतरा भी होगा। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए आप शहर में पैसा कमाने गए, लेकिन अनजान व्यक्ति है, पैसा खूब कमा रहे हैं, लेकिन यदि कहीं अंधेले पे थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, उतने वहां पर लुटेरे आपको मिल जाएंगे, लूटने वाले मिल जाएंगे। मिल ही जाते हैं, किसी भी बेस में आ सकते हैं। जबकि उस शहर का नाम बहुत आगे, जैसे दिल्ली आप चले जाओ तो वहां भी लुटेरों की संख्या ज्यादा है। आप जितने बड़े शहर में चल जाओगे, मतलब जहां दाना खाने के लिए वहीं नादान भी घुसे हुए हैं, अज्ञानी बैठे हुए हैं। ऐसे कवि ने मोक्ष को लेकर के बोला है कि संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जानते हैं कि इस सामाजिक जीवन में हम जो फंस रहे हैं, जो संसार का जो माया जाल है इसमें फंस रहे हैं, वो जानते हुए भी फंस जाते हैं। जबकि वहीं पे कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। मतलब वो पूरा जो सांसारिक मायाजाल में इससे न उलझ करके परमात्मा के अंदर जाते हैं, मतलब परमात्मा का शरण लेते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, यहां पर कवि ने बताया कि नादान यानी मूर्ख व्यक्ति जो सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है, मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसे चक्कर में फंस जाता है। मतलब जानता हुआ है कि भैया यहां से जाऊंगा, हो सकता है खतरा, लेकिन कूद ही जाना है उसको, है ना। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने पर की नादानी कर बैठता है। मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। उसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार के हर तरह के लोग रहते हैं। मतलब यहां पर कहने का तात्पर्य हुआ कि जहां पर यदि होशियार व्यक्ति है वहीं पे नादान भी है। जहां पर दाना रहते हैं, मतलब कहने का मतलब जो होशियार व्यक्ति है, कुछ लोग जो लक्ष्य को नहीं भूलते, अपने लक्ष्य पर चलते हैं, वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जो लक्ष्य के विपरीत भटक जाते हैं, है ना। उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि संसार में हर तरीके से लोग रहते हैं। चलिए इनको आप अपने भाषा में लिखोगे बच्चों। आत्म परिचय कविता ने कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? वैसे भी ये सबको पता है भाई, इसको मैं समझा चुका हूं। ये रिपीट क्वेश्चन है। कवि के अनुसार सासों के दो तार क्यों? ये रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो। कवि से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन जाता है। देखो बच्चों, यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो एकदम मुलायम होता है, नाजुक होता है। कोई यदि बच्चा जन्म लिया तो मुलायम और नाजुक होता है। जिस प्रकार रुई अर्थात कपास एकदम मुलायम होता है, यदि फूंक दो तो उड़ जाता है। और यहां पे तुलना यह भी किया गया है कि मान लीजिए जो कपास होता है एकदम श्वेत होता है, वैसे बच्चे भी क्या होते हैं? श्वेत होते हैं। जब जन्म लेते हैं तो बिल्कुल कपास के जैसे श्वेत होते हैं। इन दोनों में काफी समानता है। क्या बोला? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब इसका सारा समझो ना। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास और बच्चे के बीच क्या संबंध है।
भाई कपास और बच्चे के बीच में समानता है, क्योंकि कपास जिस प्रकार से सफेद या श्वेत है, उसी प्रकार बच्चे जब जन्म लेते हैं तो गोरे होते हैं। और जिस प्रकार रुई एकदम कोमल है, उसी तरीके से बच्चे भी कोमल रहते हैं। कपास के रेशे की तरह उनकी भावनाएं भी बच्चों की कोमल भावनाओं की तुलना की गई है। इतना बढ़िया क्वेश्चन यार, एक बार में याद। सही है कि नहीं, कि कपास और बच्चों के बीच गहरा संबंध है, दोनों में काफी समानताएं, जैसे रुई सफेद वैसे बच्चे भी सफेद गोरे जन्म लेते हैं। रुई के समान बच्चों की कोमल जो मुलायम शरीर भी है, कपास के रेशे होते हैं, उनकी भावनाएं बच्चों की भावनाएं होती हैं, इनकी तुलना की गई है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक अगला है, यहाँ पे चौथा नंबर मत सोच लेना, कई सारे प्रश्न हो गए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध है? देखो भाई, यहां पर पतंग के साथ बच्चा उड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसकी भावनाएं उड़ सकती है। पत्ता उड़ रहा होता है तो आपके मन में फीलिंग होता है यार कि ये किसी न किसी कारणवश से उड़, तो आपका भावना उड़ने लग जाए। आप देखने लग जाओ कि आज मैं घर में बैठा हूं, कल मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं हेलीकॉप्टर चलने लग जाऊं, तो ये आपकी भावनाएं जो उड़ रही है, आप नहीं उड़ रहे हो। ऐसे ही कहा जाता है कि जब पतंग उड़ाते हैं बच्चे या पतंग उड़ रहा होता है तो बच्चे कल्पना करते हैं, उनकी आशाएं होती हैं, वो अपनी कल्पना अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं और कोशिश यही करते हैं, उनकी जो इच्छाएं जागृत होती है कि काश हम भी ऐसे उड़ पाते। तो जिस तरह पतंग ऊपर उड़ती जाती है, ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती है। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती है, अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं उमंगे आती है। वो भी आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं ताकि अपनी हर इच्छा को पूरी कर सके। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हर बच्चा जो है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वो आगे की सोच को आगे बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाते हैं। और हर बच्चे बचपन में बच्चों का सबसे ज्यादा सपना होता है, क्योंकि हर जगह जाएगा तो बच्चा जानने की कोशिश करता है। आप यदि किसी बच्चे के साथ मार्केट चले जाओ, उस बच्चे को जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि आप इतने उम्र के हो गए, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब बच्चा रहता है तो उसके मन में ये सब चीज जानकारी नहीं रहती, तो हर मतलब एक कदम पर चलेगा, देखेगा पापा ये क्या है, भैया ये क्या है, मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वहां पे ये पूछा जाएगा बच्चे द्वारा कि जब भी कोई अज्ञात वस्तु को देखेगा तो उसको मन में जिज्ञासा आती है कि भाई जिस प्रकार से पतंग उड़ रहा है, बच्चों के मन में आशाएं होती है, उम्मीद होती है, भावनाएं होती हैं, नई नई इच्छाएं पैदा होती है आसमान की ओर छूने। आसमान का तात्पर्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, यहां पर आसमान का तात्पर्य नहीं कि सूर्य भगवान के पास जाना है, ठीक है, मतलब नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के मतलब नई नई इच्छाएं उसके मन में आती है और ऊंचाइयों तक जाने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो पतंग का तात्पर्य यहां पर जो बच्चा है उसके इच्छा को लेकर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, काफी लंबे प्रश्न बच्चों, चलो छोटे छोटे प्रश्न इसको देखो। बच्चे पतंग उड़ाते हुए किस स्थिति तक पहुंच जाते हैं? ऐसा लगता है किनारे पहुंच गए हैं भैया, गिर जाएंगे। बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे भी आप लोग तैयार कर लोगे बच्चों। पतंग उड़ाते समय खतरनाक स्थिति बच्चों को छतों से गिरने में कौन बचाता है? मतलब बच्चे जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो किनारों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कैसे बच जाते हैं ये कवि ने पूछा है। कवि के अनुसार पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों के पास गिरने के आभास से उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एवं रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें बचाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऊंचे बिल्डिंग पर हैं या किसी पहाड़ पर हैं और एक साइड बिल्कुल ऐसा एकदम नीचे निचला वाला भाग दिख रहा है कि आपके मन में ऐसा फीलिंग आ जाए कि काश यदि पैर फिसल जाए, तो फिर हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो क्या ओतप्रोत होंगी, रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यदि काश पैर फिसला तो हम यहां से सीधे 500 फीट नीचे जाएंगे और हमारा हाथ अलग होगा, पैर हमारा अलग होगा, आंख ना कान किसी की पहचान हम फिर नहीं कर सकते, हमारा चेहरा भी नहीं पहचाना जाएगा। ऐसे ही छत, भाई बच्चों के लिए छत ही काफी है, छोटे बच्चे होते हैं। तो जब बच्चे किनारे पर पहुंचते हैं तो रोंगटे खड़े होना, मतलब रोंगटे मतलब रोम, जो आपके बाजुओं में या पैरों में, हाथ में, शरीर में जो रोम होते हैं, रोम का मतलब होता है बाल, समझ रहे हैं आप? इसको अपने भाषा में समझने की कोशिश करें तभी याद होगा। तो यहां पर जब बच्चे छत के किनारे पर जाते हैं पतंग उड़ाते हुए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब रोंगटे खड़े होते हैं तो यही
उनको कहीं ना कहीं छत से गिरने को बचा लेता है कि भैया यदि आगे जाएंगे तो गिर ही जाएंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए, कवि ने पतंग के साथ बच्चों के बारे में क्या बिंब स्थापित किया है? कवि ने पतंग के साथ बच्चों के बारे में बिंब स्थापित करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे वे भी पतंगों के साथ उड़ रहे हो, क्योंकि बच्चों की भावनाएं जो है ना वो पतंग के जैसे ऊंचाइयों की ओर जाते हैं। बच्चों के जन्म के समय तुलना किससे की है और क्यों? बच्चों के जन्म की तुलना रुई से की है, क्योंकि जिस प्रकार रुई को कोमल होता है वैसे ही बच्चे भी जन्म के समय कोमल होते हैं। ये पहले भी आपने पढ़ लिया, रुई मतलब कपास। कवि ने बच्चों को दौड़ने का वर्णन किस प्रकार से किया है? देखिए, दौड़ का मतलब ये होता है अपने जीवन में अग्रसर होना। कवि ने बच्चों के दौड़ने का वर्णन करते हुए कहा कि उनके पैरों के पास धरती घूमती हुई आती है। इसके अलावा वे जब व्याकुल होकर दौड़ते हैं तो छतों को भी कोमल बना देते हैं तथा दिशाओं को ढोलक की तरह बजाते हैं, मतलब हलचल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, वैसे भी आप लोग एक बार पढ़ोगे तो वैसे भी आसानी से याद हो जाएगा। बच्चे पहले से भी अधिक निडर कब हो जाते हैं? बच्चे पहले से भी अधिक निडर तब हो जाते हैं जब वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच कैसे जाते हैं, क्योंकि भाई साहब बताया ना आपको कि ऊंचाई से गिरने का आभास आपको हो जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी रोम रोम खड़े हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा भैया ये खतरनाक पोजीशन होगा, इसलिए हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। बच्चे भी जब छत के किनारे जाएंगे तो उन्हें नीचे का जमीन दिखेगा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बच जाते हैं। तो जब वो उस एहसास को मतलब अनुभव कर लेते हैं, सही है नहीं, यानी डर का एहसास जब हो जाता है उन्हें, तब वो बच्चे क्या हो जाते हैं? निडर हो जाते हैं। ठीक है, चलो। सुनहला, सूरज और तेज शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। सुनहरा का, ये सुनहरा है बच्चों, सुनहरा का स्वर्णिम, सूरज का सूर्य और तेज का तीव्र। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? सहूलियत बरतने का तात्पर्य है कि उसको हम सही ढंग से समझ सके, कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़े तो भाषा सरल हो, साध्य हो, उससे ऐसा ना बना दे कि वही हमारे लिए मुसीबत बन जाए। सही है कि नहीं? मतलब वह जो हम जो चीज लिख रहे हैं उसको इतना सरल साधन के रूप में प्रस्तुत करें कि वो साध्य नहीं बल्कि साधन बने, उसको पढ़ करके लोग समझ पाए, ऐसा नहीं कि साध्य हो जाए। समझ रहे? कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है, वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपनी भावों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को साधन बनाए बल्कि साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है और लोगों तक अपनी बात पहुंच सकता है। कहने का तात्पर्य है, कवि का तात्पर्य है कि जो भी कृतियां हैं उनकी जो रचनाएं एकदम सरल भाषा में होनी चाहिए। यदि ये कठिन हो जाएगा तो ये साधन नहीं बल्कि साध्य हो जाएगा। इसलिए जो भी हमें रचनाएं करें उसमें भाषा का साधन बनाए ना कि साध्य बनाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है कविता के बहाने कवि का क्या आशंका है? कविता के बहाने से कविता में कवि का क्या आशंका है, इसके बारे में बताना है। इस कविता में कवि को कविता के अस्तित्व के बारे में संदेह है। उसे आशंका है कि औद्योगिकीकरण के कारण मनुष्य यांत्रिक होता जा रहा है, उसके पास भावनाएं व्यक्त करने या सुनने का समय नहीं है। प्रगति की अंधी दौड़ में मनुष्य की कोमल भावनाएं समाप्त होती जा रही है, अतः कवि को कविता का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। देखो क्या बढ़िया है, इसको आसानी से लिख सकते हो। कविता के बहाने में कविता में कवि को क्या आशंका दिखाई देता है? कविता में कवि यह कहना चाहता है कि मानव जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि अपने निजी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो यांत्रिक होता जा रहा, मतलब निरंतर वो व्यस्तता के कारण अपना जीवन और केवल काम पे लगा रहा है। यांत्रिक का मतलब काम पे लगा रहा है। औद्योगिकीकरण के कारण मनुष्य की व्यस्तता बढ़ती जा रही, यांत्रिक होता जा रहा है, मतलब इतना व्यस्त होता जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ काम में लगा रहा है। अब उसके पास समय नहीं है कि अपने भावनाओं को समझ सके, अपने भावनाओं को वो किसी से जोड़ सके, दूसरों के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं दो शब्द बात कर सके। उसके पास अपने आत्मा की शांति के लिए किसी प्रकार से समय नहीं है। प्रगति के अंधी दौड़ पर, मतलब अपने अग्रसर बढ़ने के लिए अंधी दौड़, प्रगति मतलब आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। यदि कोई व्यक्ति 2 रुपए कमा लिया तो बोला आप
₹4 होने चाहिए, 4 कमा लिया 1000 होनी चाहिए, 1000 तो 10 लाख, 1000 लाख होनी चाहिए। यानी व्यक्ति की आवश्यकता इतनी बढ़ती जा रही है, औद्योगिकीकरण का जो समय है, व्यक्ति की आवश्यकता इतनी बढ़ती जा रही है कि इस अंधे दौड़ पर आगे की ओर भाग रहे हैं और उनकी जो अंदर की कोमल भावनाएं हैं वो समाप्त होती जा रही है और जो मनुष्य का अस्तित्व भी है ना, यानी कविता का अस्तित्व यहाँ पर खतरे में दिखाई रहा, मतलब मनुष्य का जो अस्तित्व भी वो खतरे में दिखाई दे रहा है। बाकी इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लें बच्चों। निरंतर आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, बस प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग यदि लाइक करके भी शेयर कर देंगे तो काफी है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा एग्जाम के पहले। कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाता है? जब किसी चीज को आप घुमा कर बोलोगे तो पेचीदा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा कल कहां जाओगे, तो आप बता दिए कि भैया हमको मार्केट जाना है, तो ये एक सीधा संबंध हो गया कि कल मार्केट जाना है। अब ये पेचीदा कब हो जाएगा? जब कोई व्यक्ति पूछा कि भैया कहां जाना है, तो अब आप कहोगे सर कल काम था, और काम था तो हमें कल थोड़ा सा घर से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन घर में गाड़ी में तेल नहीं है तो किसी से पैसा लेना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में बात क्या हो गया? पेचीदा। पेचीदा मतलब सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा यार कि आप कहना क्या चाहते हो। आपसे पूछा कल कहां जाओगे, तो बता दो ना भैया मार्केट जाना है। तो ये जब किसी भाषा को तोड़ मरोड़ कर बताया जाए, घुमा फिरा कर कहने लग जाए, बात वो उलझती चली जाती है। आपसे पूछा एक प्रश्न और आप 1000 प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, तो ऐसे में भाई साहब बात जो है वो पेचीदा हो जाता है। कभी कहता है कि जब अपनी बात को सहज रूप से ना कहकर तोड़ मरोड़ या घुमा फिरा कर कहने का प्रयास किया जाता है तो बात उलझती चली जाती है। ऐसे बातों का अर्थ श्रोता या पाठक को समझ नहीं आता। वह मनोरंजन तो पा सकता है परंतु कवि के भावों को समझने में असमर्थ होता है। इस तरीके से बात पेचीदा हो जाती है। बाकी आपको कहानी में समझा ही दिया। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम सामर्थ्यवान शक्तिवान है, हम एक दुर्लभ को लाएंगे, इसमें कवि का क्या आशय है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि का यही व्यंग्य लिखा है कि मीडिया वाले समर्थ शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली है कि किसी भी करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे दुर्बल अर्थात अपाहिज के लोगों को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों को सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। और ये बिल्कुल सत्य घटना है कि मीडिया वाले कुछ भी दिखा करके पैसे कमाने के लिए कुछ भी हो सकते हैं। ये बात तो सत्य है, ठीक है। कविता में कवि ने क्या व्यंग, व्यंग मतलब तंज कसना, नहीं बोले भाई किसी को देखकर बोले अरे भाई वो मान लीजिए कोई सामला व्यक्ति जा रहा है, उसको तंज कस दिए कि अरे भाई कितना सुंदर है, तो उसको अंदर से बुरा लगेगा। ये तंज कसना कहलाता है। आपको आपके भाषा में समझा रहा हूं, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार कविता में कवि कहता है कि मीडिया वाले समर्थवान हैं, शक्तिवान हैं, लेकिन फिर भी अपने पर्दे पर करुणा को दिखाएंगे, उसकी हीनता को दिखाएंगे, उसकी गरीबी को दिखाएंगे और उसका श्रेय अपने ऊपर ले लेंगे कि हमने उसको दिखाया, ना कि उसका मदद करेंगे। समझ रहे ना, यानी अपाहिज लोगों को सामने प्रस्तुत कर देंगे, सहानुभूति अपने आप को लेंगे कि हमने ये कर दिखाया, हमने उसको उत्थान कराया, जबकि उसकी वास्तविकता तो यही होती है कि उसका कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। ठीक है, इस चीज पर कविता ने कवि ने तंज कसा है। आगे देखो, कवि ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है? कवि ने प्रातः काल के आसमान की तुलना नीले शंख से की है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया, नीले शंख से की गई है। कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? कवि ने भोर नभ की तुलना राख से पुताई की हुई गीले चौक से की है, क्योंकि राख से पुताई की हुई गीले चौक के समान भोर का नभ श्वेत वर्ण तथा नीलिमा का मिश्रण हुआ दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? तो कवि ने भोर के नभ की तुलना राख से पुताई की हुई गीले चौक से की है। ठीक है, क्योंकि राख से पुताई हुई गीले चौक के समान ही भोर का नभ श्वेत वर्ण तथा नीलिमा का मिश्रण लिए हुए होता है। चलिए आगे चलते हैं भाई साहब। कवि ने सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? बताओ, सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख लिपे हुए चौके का उपमान दिया है, जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ होता है। ठीक है, गीला चौका, राख से पुता हुआ गीला चौका जिस प्रकार मटमैला और साफ होता है, उस प्रकार सुबह का आकाश मटमैला दिखाई देता है। कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? बताओ, कितने क्वेश्चन है भाई अभी।
चलो एक दो क्वेश्चन और है, फटाफट यहाँ पर करो बच्चों, लास्ट स्टेज पर है। कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। ये उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक होते हैं। कवि ने इसका प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही यह टूट जाता है। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न बच्चों, कवि ने काली शिला और लाल केसर के माध्यम से क्या सामंजस्य बिठाया और क्यों? ठीक, ये आपका आखिरी प्रश्न है और काफी मेहनत के बाद, आप लोगों की मशक्कत करने के बाद हिंदी का वीडियो आया है। और ऐसे पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कवि के अनुसार काली शिला पर रक्त वर्ण केसर को रगड़ देने से उनमें रक्त वर्णी कालिमा दिखाई देती है। उसी प्रकार भोर के समय अंधकार के कारण काला और उषा की लालामी से युक्त होने पर काली शिला पर लाल केसर के रगड़ने के समान रंग युक्त हो जाता है। कितना बढ़िया है, समझ में नहीं आया ना आपकी? कवि ने काली शिला तथा लाल केसर के माध्यम से क्या सामंजस्य बिठाया है, मतलब काली शिला और लाल केसर का किस प्रकार से संबंध बताया है। तो उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार काली शिला पर रक्त वर्ण का केसर, काली शिला, शिला मतलब पत्थर पर रक्त वर्ण का केसर रगड़ दे तो हमें रक्त वर्णी यहां पर कालिमा दिखाई देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास एक काली शिला है और उसमें रक्त यानी लाल कलर का यदि हम केसर रगड़ते हैं तो रक्त वर्णी कालिमा दिखाई देता है। इसी प्रकार भोर के समय में आसमान अंधकार के कारण काला, बिल्कुल सही है, तथा उषा की लालामी से, मतलब जो सूर्योदय होता है उस समय हल्का फुल्का लालामी होता है, उस लालामी से युक्त होने पर काली शिला पर लाल केसर के रगड़ने जैसा रंग युक्त हो जाता है। मतलब भाई जिस प्रकार से काली शिला पर केसर रगड़ने से वो कालिमा दिखाई देता रक्तवर्णी, उसी प्रकार जब भोर का समय होता है तो अंधकार सा तो रहता है, लेकिन जो आपका उषा लालामी से, मतलब जो सूर्योदय होने वाला उस लालामी के कारण जो काली शिला पर हमें उसी प्रकार से जो रंग है दिखाई देता है। ये तुलना किया गया है। ओके, बाकी बच्चों इसका टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, आप जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी निरंतर आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियोज आ रहे हैं और ऐसे आते भी रहेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।